अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 14 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 14A। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली स्टेटमेंट है द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज़ कॉल्ड। तो कोई भी जो फिगर होती है ना, उसके गिर्द जो उसकी बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं उसका पेरीमीटर। सेकंड वन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमने उसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर है तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे जो कि 100 आ जाएगा। हम 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1600। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। आपने जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ ट्रापीजियम का। अब ट्रापीजियम कौन सी शेप होती है? ये एक क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 साइड फिगर को। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हों और 2 नॉन पैरेलल हों, और ये कोई शेप आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स को ए और बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज़। किसी रोम्बस के एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखना है आपने, जो कि होता है हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2। यहाँ पे d रिप्रेजेंट करता है डायगनल को, तो डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2। ये भी अभी कोई शेप आएगी तो उसमें मैं फिर आपको बताऊँगा क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है 10:30 PM इन 24 आवर क्लॉक इज़। जो 10:30 PM है उसे हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली रूल ये होता है आपने इसमें 12 ऐड कर देना है। तो इसमें आप 12 ऐड करेंगे तो 22:30 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम मेजरिंग 12 मीटर बाय 12 मीटर इज़ 144 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि स्क्वायर के अंदर आपको पता है लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर। तो आप इस लेंथ का स्क्वायर कर लें, वो आपके पास 144 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी 2 साइड सेम होती है, तीसरी डिफरेंट होती है, जबकि यहाँ पे लिखा ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट हो उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। और आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। थर्ड स्टेटमेंट आ रही है इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तमाम साइड सेम होंगी, 16 सेंटीमीटर की होंगी, और जो पेरीमीटर है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी उसकी बाउंड्री होती है। तो जब आप 16 को 3 टाइम ऐड करेंगे वो 48 बनता है, जबकि इसमें 32 दिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अभी आपको ऊपर बताया था एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें उसकी बस बेस और हाइट अगर पता चल दे तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ते हैं और उसके बाद भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आंसर आपको वहाँ से समझा दूँगा। अ गर्ल साइकिल्स फॉर 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल। अब देखिए स्टेटमेंट में उसने क्या हमें बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है 3 आवर्स और स्पीड बताई हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। ये मैंने डाटा बनाया पहले। डाटा के अंदर सबसे पहले हमें टाइम दिया हुआ था 3 आवर्स मैंने लिख लिया, उसके पास स्पीड बताई हुई थी 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t से, स्पीड को v यानी वेलोसिटी। उसके बाद फार्मूला हमारा यूज़ होता है s = vt। अब इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुटअप करनी है। v हमारे पास था 40 और t था हमारे पास 3, इनको बस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका यूनिट किलोमीटर आ जाएगा, यानी जो यूनिट दिया होगा वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। किलोमीटर दिया तो किलोमीटर यूज़ हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज़ 165 किलोमीटर, इट टेक्स यासिर 3 आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन दीज सिटीज़, व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल एट। अब देखिए यहाँ पे हमें उसने क्या बताया हुआ है, डिस्टेंस बताया हुआ है और उसके अलावा टाइम बताया हुआ 3 आवर्स, और हमें फाइंड करना है स्पीड को। तो अब डाटा यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले डिस्टेंस हमें बताया हुआ है 165 किलोमीटर पर आवर,
टाइम बताया हुआ 3 आवर्स और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारा वही यूज़ होगा S = VT, बस इसे रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें से V फाइंड करना है, तो टाइम जो यहाँ पे V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा S/T = V। और अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। S की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे 165 और नीचे T की वैल्यू आ जाएगी 3। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55, और क्योंकि स्पीड आपने फाइंड किया तो यूनिट आ जाएगा km/h। और एक सेकंड, एक चीज़ मिस्टेक हुई है मुझसे यहाँ पे नोट करते वक्त, मैंने डिस्टेंस के साथ km/h लिख दिया था, तो डिस्टेंस के साथ सिर्फ किलोमीटर आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है अ व्हेल स्विम्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन 2 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर उसने बताया हुआ है स्पीड बताई हुई है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम बताया हुआ 2 मिनट्स। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है वो सेकेंड्स में होना चाहिए, जबकि हमें किसमें गिवन है, मिनट्स में। तो हम एक काम कर लेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले उसने हमें स्पीड बताई हुई थी, स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने टाइम बताया था 2 मिनट्स, तो हम एक काम करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। अब आप जानते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो हम उसको टाइम को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 120 सेकंड्स। फिर हम फाइंड करना चाह रहे हैं डिस्टेंस, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अगेन S = VT, और उसमें फिर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। V की वैल्यू 8 है और T की वैल्यू 120 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 960। और हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड किया है तो उसका यूनिट देख लेंगे कि ऊपर क्या गिवन था स्पीड के अंदर, मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस में सिर्फ मीटर आएगा, तो यहाँ पे हम यूनिट मीटर लगा देंगे। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 84 km/h। अब देखिए यहाँ पर उसने हमें डिस्टेंस बता दिया, उसके अलावा हमें स्पीड बता दिया और हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस हमें बताया हुआ है 672 किलोमीटर्स और स्पीड हमें बताई है 84 km/h। हमें टाइम फाइंड करना है, फार्मूला हमारा अगेन वही यूज़ होगा S = VT। अब क्योंकि हमें T फाइंड करना है तो V मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। S/V, ऊपर S की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे V की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, Ahmed left home at 4:30 p.m. to meet his friend. He came back after 2 hours 25 minutes. At what time did he come back? अब देखिए यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि अहमद जो है वो घर से जाता है 4:30 p.m. पे अपने दोस्त से मिलने के लिए, और वो वापस आता है 2 hours and 25 minutes के बाद। अब हमने ये टाइम बताना है किस टाइम पर वो वापस आया होगा। तो ये देखिए, Ahmed left home at 4:30 p.m. After 2 hours 25 minutes, he came back at। अब वो कितने बजे वापस आया होगा, उसके लिए सिंपल रूल ये है, 4:30 p.m. पे वो गया था, उसमें हमने कितना टाइम और ऐड कर लिया 2 hours and 25 minutes। तो इनको ऐडअप करेंगे, ऐडअप करने पे हमारे पास 6:55 आ जाएगा। तो इट मीन्स वो 6:55 p.m. पर वापस आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ सर्कस शो started at 6:15 p.m. and ended at 9:30 p.m. What was the duration of the show in minutes? तो अब देखिए हमें बताया गया है जो सर्कस शो है वो स्टार्ट हो रहा है 6:15 p.m. पर और एंड हो रहा है 9:30 p.m. पे। अब इसका ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए हम इनको सेपरेट कर लेंगे, 9:30 में से 6:15 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:15। अब ये कैलकुलेशन तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, मैं इस वजह से नहीं बता रहा, वैसे तो आपको आइडिया होगा। मतलब अब 0 में से 5 तो नहीं जाता, 1 यहाँ से कैरी करेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लेफ्ट था, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, और 9 में से 6 सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ शो जो है वो कितना होगा, 3 hours and 15 minutes। और क्योंकि उसने मिनट्स में पूछा हुआ था तो इन मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको आवर्स को भी मिनट्स में ले जाना पड़ेगा। तो 3 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको
60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 180। 180 में जो मिनट्स हैं यानी 15 एडिशनल मिनट्स से वो ऐड अप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 195। तो वो फिर कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 195 मिनट्स। वैसे आपकी बुक में यही वाला आंसर दिया हुआ है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट में क्योंकि इन मिनट्स कहा हुआ था तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, अ स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock एंड क्लोजेज एट 13:45। अब ये 24 आवर क्लॉक की बात हो रही है। हाउ लॉन्ग डज इट वर्क? तो इसके लिए भी आपको इसका ड्यूरेशन फाइंड करना है, तो सिंपली आपने इनको सेपरेट करना होगा। जैसे कि ये देख लें, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एंड क्लोज्ड एट 13:45, सो द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल इज़। ड्यूरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, 13:45 में से 8 को सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ड्यूरेशन, जो कि बन रहा है 5 hours 45 मिनट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, मरियम स्टार्टेड टू ड्रॉ अ पिक्चर एट 2:15 PM, शी कम्प्लीटेड इट एट 16:35। ये फिर यहाँ पे उसने हमें 12 आवर क्लॉक वाला टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे 24 आवर क्लॉक वाला टाइम दिया है। हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू ड्रॉ द पिक्चर? अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी हमें ड्यूरेशन ही कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। मरियम स्टार्टेड टू ड्रॉ अ पिक्चर एट 2:15 PM एंड कम्प्लीटेड इट एट 16:35। ये पहले हमने स्टेटमेंट में जो डाटा गिवन था वो लिख लिया। अब पहला काम आपने ये करना है, जो ये आपके पास है 16:35, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है 12 आवर क्लॉक में, क्योंकि दूसरा टाइम 12 आवर क्लॉक में दिया हुआ है। या तो दोनों को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लें। मैंने इसे 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट किया। 16:35 जो है वो 12 आवर क्लॉक में बनता है 4:35 PM। तो आपने 4:35 PM में से 2:15 PM को सेपरेट कर लेना है, जो उसका स्टार्टिंग टाइम था। सेपरेट करेंगे तो 2:20 आ जाएगा आपके पास आंसर, यानी कि जो ड्यूरेशन होगा उसका ड्राइंग करने का पिक्चर वो आ जाएगा 2 hours 20 minutes। ठीक है, और आप चाहें तो इसे 24 आवर क्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 2:15 PM है, फिर भी सेपरेट कर लें तो आपका आंसर यही आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 आ जाता है। बाजिल वॉच्ड अ क्रिकेट मैच फ्रॉम 11:15 AM to 12:50 PM and again from 2:30 PM to 3:45 PM. How long did he watch the match in all? अब देखिए उसने मैच स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट ड्यूरेशन हम निकालेंगे, फिर सेकंड ड्यूरेशन निकालेंगे, उनको ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो उसने मैच देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ड्यूरेशन जो था वो कितने था, 11:15 AM to 12:50 PM, इस दरमियान था। तो इसका टोटल टाइम निकालने के लिए, ड्यूरेशन निकालने के लिए आप इनको सेपरेट कर लेंगे। एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर लेते हैं। 12:50 माइनस 11:15 तो ये आ जाएगा 1 hour 35 minutes। ये पहला ड्यूरेशन आ गया। फिर सेकंड ड्यूरेशन जो था वो 2:30 PM to 3:45 PM, इस दरमियान था। इसके लिए भी आप एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को सेपरेट कर लेंगे तो ये आपके पास 1 hour 15 minutes आ जाएगा। अब जो टोटल टाइम वॉच्ड है उसके लिए आपने क्या करना है, जो दोनों ड्यूरेशन हैं उनको ऐड अप कर लेना है, 135 और 115 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 hours 15 minutes, यानी टोटल टाइम वॉच जो होगा 2 hours and 50 minutes होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ का बताया हुआ है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है और आपने पेरीमीटर फाइंड करना है अगर लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो ये देखें, मैंने सपोज किया है लेंथ को x और जो ब्रेथ को x सपोज किया, क्योंकि लेंथ उसका ट्वाइस है तो हमें ब्रेथ पहले सपोज करना पड़ेगी x, और लेंथ जो है उसका ट्वाइस मीन 2x हो जाएगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारी 2x आ जाएगी, ब्रेथ हमारी x आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे 3x हो जाएगा, 3 टू द 6x आ जाएगा। अब x जो था वो हमारी थी ब्रेथ। अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, उसने हमें लेंथ दी थी 12, तो ब्रेथ जो है वो लेंथ का हाफ होगी, क्योंकि उसने कहा हुआ था लेंथ डबल है ब्रेथ का, तो ब्रेथ तो फिर इसका हाफ होगी। हाफ करने के लिए हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो आपने x की जगह 6 पुट कर देना है, 6 6 36 और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर फाइंड हो गया।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है हमारे पास। उसमें कहा हुआ है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 5 मीटर, जो उसकी डायमेंशंस बताई हुई हैं लेंथ और ब्रेथ। इट इज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 लाइन्स ऑफ वायर। फेंस्ड का मतलब होता है उसके इर्द गिर्द हमने बाउंड्री बना दी है वायर्स की, 4 लाइन्स की। अब वर्ड लेंथ ऑफ वायर इज़ नीडेड। अब हमें कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी अगर हम उसकी फेंसिंग करना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनाना चाहते हैं, और ये रेक्टेंगुलर पीस की बात हो रही है। तो हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं 8 मीटर बाय 5 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हाँ उसकी बाउंड्री से हमें कंसर्न है, तो बाउंड्री को पेरीमीटर कहा जाता है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दी, 8 + 5 13 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 मीटर, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब हम फेंसिंग करने के लिए जो वायर चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, इट इज़ टू बी फेंस विथ 4 लाइन्स ऑफ वायर, सो द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। अब जो हमें वायर रिक्वायर्ड है उसके लिए हम हमारे पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 लाइन्स ऑफ वायर, यानी उसके इर्द गिर्द 4 लाइनें बनाना चाहते हैं वायर की, तो 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 104 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फेंसिंग का मतलब आप इस तरह समझ लें, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो जानवर वगैरह रखे होते हैं जिस जगह पर, तो उसके गिर्द एक बाउंड्री सी बनाई होती है। वो बाउंड्री वैसे तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो वुड के पीसेस होते हैं उनसे बनाई होती है। तो आप कंसिडर कर लें अगर हम वायर से वो फेंस करना चाहते हैं, बाउंड्री बनाना चाहते हैं ताकि जानवर बाहर ना जा सकें, और 4 लाइन्स होनी चाहिए वायर की, तो इस वजह से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पेरीमीटर को, तो हमें 104 मीटर लेंथ की वायर रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारे पास। अ रेक्टेंगुलर गार्डन 105 मीटर बाय 75 मीटर, ये इसकी डायमेंशंस बता दी गई हैं। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट इफ़ ही रन्स 3600 मीटर्स। अब ये बताया हुआ डायमेंशंस है रेक्टेंगुलर गार्डन की हमारे पास, और एक लड़का जो है उस गार्डन के कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा अगर वो 3600 मीटर्स रन करता है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम हमारी डायमेंशंस लिख लेते हैं जो हमें बताएगी 105 मीटर बाय 75 मीटर, और साथ में ये लिख लेते हैं बॉय रन्स 3600 मीटर्स, इतना वो रन करता है। तो पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर लेते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट की, उनको एडअप किया, 180 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 360 मीटर्स आ जाएगा। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितने राउंड लगाता है, राउंड्स ऑफ गार्डन कंप्लीटेड बाय द बॉय, तो उसके लिए हमें जो वो डिस्टेंस रन करता है उसको डिवाइड करना होगा उसके पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री से। तो 3600 डिवाइड बाय 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि वो इस रेक्टेंगुलर गार्डन के 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा अगर वो 3600 मीटर्स रन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है हमारे पास, जो कि फिगर बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे हमें इन फिगर के एरियाज कैलकुलेट करने हैं और शेडेड पार्ट के। अच्छा, वैसे ये थोड़ा सा शेड हुआ है लाइट सा, तो आपको ये जो डार्क शेडेड रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ आपको बताता हूँ। ये जो शेप है ये एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा लेंथ स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ होल स्क्वायर, वो जो कंप्लीट स्क्वायर था उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब कंप्लीट अगर हम इस फिगर का स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी डायमेंशन 15 है। आपको पता है स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, इसीलिए फॉर्मूला में भी लेंथ का स्क्वायर कर लेते हैं, ब्रेथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 15 पुट कर लेंगे हम, 15 का स्क्वायर वो आ जाएगा 225, और साथ में यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इनर पोर्शन है उसकी डायमेंशन 9x9 है। तो अगर उसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 9 मीटर का स्क्वायर करेंगे जो कि 81 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम ये शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल में से ये जो हमारा अनशेडेड पार्ट है इसको सेपरेट करना होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू जो हमारा कंप्लीट होल स्क्वायर का एरिया आया था उसमें से जो हमारा अनशेडेड पार्ट का एरिया है इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये 15 के पार्ट्स बने हुए हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो हमारे सामने डायग्राम है, देखिए इसके अंदर एक टोटल हमारी जो शेडेड पार्ट्स की बात की जाए तो 3 फिगर्स बन रही हैं।
ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। जो दोनों पता है हमें, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ फिगर 1, नाम दे दीजिएगा आप ही। तो वो उसकी डायमेंशन थी 5 × 4 जो कि 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकंड वाली फिगर को देखते हैं। सेकंड वाली फिगर की डायमेंशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा और जो इसकी लेंथ है वो तो अगेन वही ऊपर वाली आ जाएगी 5। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये मैंने साइड पर रेफरेंस दिया हुआ फॉर्मूले का, ये वाला यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो 5 मीटर × 8 मीटर जो कि 5 8 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ थर्ड फिगर जो कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस × हाइट। अब यहाँ पर जो बेस है वो हम यही वाली यूज़ कर लेंगे 8, जो कि यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। सेम यही लेंथ है, बेस हमारी होगी, हाइट होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, सेम यही लाइन हमारी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास 5 मीटर आ जाएगी। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हाफ बेस × हाइट। बेस हमने 8 पुट कर ली, हाइट हमने 5 पुट कर ली, 8 5 40, और जैसे ही उसका हाफ करेंगे 40 / 2 आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। और अगर हम इन तीनों को एडअप करते हैं तो हमारा जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इन तीनों के आंसर्स को एडअप करना है तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। आगे थर्ड वाली डायग्राम हमारे पास आ जाती है ये वाली, इसको बोलते हैं रोम्बस। और रोम्बस में आपको याद है हमने एक फिल इन द ब्लैंक भी पढ़ा था कि रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 × d2। d1 कहते हैं ये डायगनल्स को, ये पहला डायगनल दूसरा डायगनल, या इस तरह भी चल सकते हैं, इसे पहला डायगनल बोल दें, इसको दूसरा बोल दें, क्योंकि आना तो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 × d2, इन दोनों में से जो मर्जी वैल्यू पहले आप पुट कर लें। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी 10 × 12, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 / 2 करेंगे तो ये 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि हमें शेडेड पार्ट का फाइंड करना, तो देखिए इसके 4 पोर्शन है, तो हमें एक पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हम इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा आंसर है। तो 4 पे डिवाइड करेंगे 15 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फिर से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर विच इज़ कवर्ड बाय 1050 टाइल्स, ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आपने एक फ्लोर का एरिया फाइंड करना है जिसको कवर कर रही हैं 1050 टाइल्स, और हर टाइल का जो एरिया है वो है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है, जबकि नंबर ऑफ़ टाइल्स बताया हुआ है, उसके अलावा एरिया ऑफ ईच टाइल, हर टाइल का एरिया बताया हुआ है। तो अगर हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली नंबर ऑफ़ टाइल्स को जो ईच टाइल का एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, और साथ ही साथ हमें इसे कन्वर्ट करना था मीटर्स में, ठीक है। वैसे उसने फाइंड द एरिया ही बोला हुआ है, मीटर्स में कन्वर्ट करने का तो नहीं कहा हुआ। आपकी बुक पे पीछे आंसर देख लेते हैं, उसने आई थिंक कन्वर्ट किया हुआ है मीटर में, इसीलिए मैंने भी इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। हाँ देखिए ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाते वक्त 100 यूज़ करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवीजन करते हैं, और यूनिट का क्योंकि स्क्वायर है तो हमें हमारी वैल्यू का भी फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर करते हैं तो वो 10,000 आ जाएगा। तो आप अपनी गिवन वैल्यू जो आपका आंसर आया उसको 10,000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 मीटर्स बाय 9 मीटर्स। ये उसकी डायमेंशन तो बता दी गई हैं, एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, तो हमारे पास लेंथ बताई हुई है 12 मीटर, ब्रेथ बताइए 9 मीटर, ये इसकी डायमेंशन थी। और एरिया फ्लोर फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके दोनों की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर क्योंकि 50 था तो हमारे पास टोटल एरिया जो आ रहा है वो 108 मीटर है। तो हम 108 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 5,400 रुपीज़ आ जाएगा। ये कॉस्ट होगी हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन थी उस एरिया को कवर करने के लिए। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ रहा है, अ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड हाइट 7 मीटर।
A rectangular door is fixed in the wall measuring 2 meter tall and 0.9 meter wide. What is the remaining area of the wall? अब इस स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी डायमेंशंस बता दी गई हैं। उस रेक्टेंगुलर वॉल में एक डोर फिक्स किया गया है, उस डोर की डायमेंशंस भी बता दी गई हैं। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल, जो रिमेनिंग वॉल होगी। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल थी इस तरह, उसके अंदर एक डोर फिक्स किया गया। सपोज कर लें ये डोर हमने फिक्स कर दिया। अब इस डोर का जो है हमें इसकी भी डायमेंशंस बता दी गई हैं और वॉल की भी डायमेंशंस बता दी गई हैं। हमें ये जो रिमेनिंग वॉल है ना विदाउट डोर, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर हमें एरिया ऑफ वॉल उसकी कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा। एरिया ऑफ डोर कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल के लिए जो हमारी टोटल वॉल का एरिया है उसमें से डोर का एरिया सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर